हेलो दोस्तों, स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखा जाए कल हम लोगों ने बनाया था एयरफोर्स का टेस्ट सीरीज, जिसमें सिर्फ इंग्लिश ही हो पाया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें जो जीके जीएस और करंट अफेयर पूछता है वो, और मैथ का एनालिसिस देखेंगे, और अगर टाइम बचता है तो हम लोग इसके रीजनिंग का भी एनालिसिस देखेंगे। देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन था उस सेट में मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ही लिख लिया है ताकि अच्छे से समझ में आएगा। देखा जाए पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखा जाए हिस्ट्री से पूछा गया है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है जी? तो ऋग्वेद, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होता है जी? ऋग्वेद। इसको याद कर लेना है। वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? देखा जाए वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर। वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है जी? बैरोमीटर, ठीक है। देखा जाए बहुत ही आसान पूछा गया है, जीके जैसे भी पूछा गया है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है जी? बुध है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है जी? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है जी? न्यूयॉर्क में। याद कर लेना है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। हमेशा ध्यान देना है, यानी जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं नीति आयोग को, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। यानी अगर पूछा जाए कि अभी नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो कौन होंगे? नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी, तो याद रखना है, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट ध्यान दिया जाए 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? सीपीयू। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर के मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। देखा जाए वर्ष 2020 में आईपीएल ट्रॉफी विजेता टीम, एक्चुअली में यहाँ पे 2019 दिया था, मैंने 2020 कर लिया, ठीक है। तो 2019 में भी मुंबई ही जीता था और 2020 में भी मुंबई ही जीता है। देखते हैं 2021 में क्या होता है। तो ये 7 क्वेश्चन थे हमारा जीके जीएस और सीए करंट अफेयर से। आ रहा है समझ में? तो इसमें करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया है, करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया है। बाकी सभी यानी हिस्ट्री से है या फिर सिविक्स से है, और ज्योग्राफी से भी है, यानी मान लेते हैं कि बाकी सभी एसएसटी से है, ठीक है। तो और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग पढ़ के जाते हैं तो टिक लगा के आ सकते हैं। करंट अफेयर एक दिया है, कभी कभी 2 भी देता है, ठीक है। कभी कभी 2 भी देता है, यानी मैक्सिमम करंट अफेयर 2 देता है। इस बात को याद रखना है। और 100% एक खेल से रहता है, ठीक है। हमेशा मैक्सिमम चांस देखा गया है कि एयरफोर्स में एक जो करंट अफेयर आता है वो खेल से रहता है, या फिर ये भी हो सकता है खेल से कुछ खेल के बारे में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो खेल से क्वेश्चन आता है, इसलिए खेल को जरूर देख के जाना है। आइए हम लोग देखते हैं, अब मैथ की चर्चा करते हैं, ठीक है। मैथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल आइकन को भी दबाते रहेंगे। बार बार नहीं, एक ही बार, ऐसे नहीं कि बार बार सब्सक्राइब करते रहें। देखा जाए पहला क्वेश्चन एक्चुअली में मैथ से है। मैथ का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी रेस 3 के 10 संतरे खरीदता है। देखा जाए क्वेश्चन, हम थोड़ा सा क्वेश्चन का डाटा बस लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है। कह रहा है कि एक आदमी रेस 3 के 10 संतरे खरीदता है और रेस 3 में 8 के हिसाब से बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, क्या कर रहा है जी? रेस 3 में वो खरीदता है कितने जी? 10 संतरे खरीदता है। रेस 3 में 10 संतरे खरीदता है। दूसरा कह रहा है लेकिन रेस 3 में 8 संतरे बेचता है। रेस 3 में कितने संतरे बेचता है जी? 8 संतरे बेचता है। तो लाभ प्रतिशत हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए मैथ का ये पहला क्वेश्चन है। यहां से 3 में 10 बेचता है, सॉरी खरीदता है, और 8 बेचता है रेस 3 में। ध्यान देना है कि 2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 2 का क्या हो रहा है जी? प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअली में खरीदा 3 रुपया में 10, लेकिन 8 ही बेचा 3 रुपया में। 2 उसके पास बच गया, लेकिन 2 कितने पे बचा, इस बात का ध्यान देना है हम लोग को।
देखा जाए उसके पास जो 2 बचा वही तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंट निकाल, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 2 बचा वही उसका प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितने पे 2 बचा, 8 बेचा तो उसमें से 2 बच गया, 8 बेचा तो 2 बच गया, आ रहा समझ में। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देखा जाए बहुत ही आसान तरीका है। लाभ कितना हुआ जी, संतरा खरीदा था 10 और बेचा है 8, यहाँ पे क्या है जी, दोनों में एसपी और सीपी बराबर है, एसपी और सीपी बराबर है, लेकिन यहाँ पे संतरे की संख्या में अंतर है। 3 रुपया में 10 संतरा खरीदा है और 3 रुपया में 8 संतरे बेच रहा है, तो ध्यान देना है, मतलब 2 संतरे का लाभ हो रहा है, 2 संतरा उसके पास बच गया है ना, मान लें कि 2 संतरे वो खा लिया तो उसका लाभ हुआ, आ रहे समझ में। तो 2 संतरा लाभ हुआ, लेकिन कितने पे 2 संतरा लाभ हुआ, तो 8 पे, 8 संतरा ही बेचा है तो 8 पे 2 संतरे लाभ हुए, तो 100 पे कितने, यही काटा पेटी मचा लेंगे, यहाँ से 2 चौका 8 और 4 से 25, यानी कितना परसेंट का जी, 25% का प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है। लाभ कितना हुआ जी, 25% का। कंसेप्ट देखते जाएंगे, बहुत आसान कंसेप्ट, एकदम छोटा में बनेगा, मतलब ये क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का। देखा जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है। ध्यान देना है, जतिन जो है, क्वेश्चन क्या है, मैथ का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक चलता है, दूरी प्लस 7.5 किलोमीटर चलता है, प्लस 7.5 किलोमीटर मतलब ये ज्यादा चलता है, ठीक है, ज्यादा चल रहा है कब, यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय, यानी उसका एक्चुअल स्पीड जो है, एक्चुअल स्पीड, यहां पे एक्चुअल लिखते हैं, एक्चुअल जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब चल रहा है, अब जो उसका स्पीड है, ठीक है, अब जो उसका स्पीड है वो हो गया है 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपना बढ़ा लिया है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे पहले हम निकालते तो कह रहा है उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में क्या है, दूरी निकालना है यहाँ से कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, ठीक है, डिस्टेंस को डी मानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, पहले उसका स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड हो गया है 9 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्चुअली में ये एक घंटे में ये 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है अब, लेकिन ये कह रहा है एक अभी चल रहा है, ये कह रहा है स्पीड के अनुसार ये 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, लेकिन चला कितना ज्यादा है जी, तो 7.5 किलोमीटर चला है, एक घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 7.5 किलोमीटर चला है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा कि कितने देर तक चला है, एक घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चलता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे जी, टाइम। यहाँ पे ध्यान देना है 7.5 किलोमीटर ज्यादा चला है, लेकिन ये कह रहा है कि एक घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, यहाँ से स्पीड के अनुसार, स्पीड के अनुसार एक घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है यहाँ से, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगी, एक्चुअली में इतना ज्यादा चल रहा है पर घंटे, जबकि यहाँ पे 7.5 किलोमीटर ज्यादा चला है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई ये स्पीड, ये पर घंटे का है, डिस्टेंस बाई स्पीड कितना है जी 5, टाइम यहाँ से निकल जाएगा 15×5 = 75, यानी 1.5 आवर, 1.5 क्या आ गया जी आवर में, चूंकि स्पीड आवर में दिया है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये टाइम कितना आ गया 1.5 आवर चला है, 1.5 आवर चल रहा है। अब यहाँ से ध्यान है एक्चुअल डिस्टेंस, तो एक्चुअल स्पीड से निकलेगा, एक्चुअल डिस्टेंस किससे निकलेगा जी, एक्चुअल स्पीड से निकलेगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा जी, टाइम, टाइम कितना लिया जाए 1.5 और इंटू स्पीड कितना है 4, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यानी 15×4 = 60, यानी 6 किलोमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है जी 6 किलोमीटर, आ रहा है समझ में। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। देखा जाए इसका 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कह रहा है नीचे दी गई समीकरण को हल करें। अब ये तो बहुत आसान है, इसको बताने की लग रहा है जरूरत नहीं है। देखा जाए क्वेश्चन दिया है 334.508 प्लस 3.4508 प्लस 345.08 माइनस 32.89 इक्वल टू व्हाट। देखा जाए इस तरह का क्वेश्चन शायद बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना, हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं
नीचे सबको लिख लेते हैं 4508, ये है 345.08 और ये है 32.89। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 8 8 5 13, 13 और 9 9 8 17, 17 5 22 के 2 हाथ में 2, 5 और 9 9 8 17, 17 2 19 के 9। अच्छा एक मिनट ये माइनस में है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये माइनस करना है। ठीक है, तो बस इतना ही जोड़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली में माइनस करना है, बस ये तीन ही को जोड़ना है, तो हम लोग यहीं पे माइनस कर लेते हैं, नहीं जोड़ ही लेते हैं। 8 8 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 5 4 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 4 3 7 7 5 12 12 13 का 3 हाथ में 1, 4 3 7 1 8 और 3, और यहाँ से घटा लेते हैं कितना जी 32.89। इतना घटाना है तो ये 8 8 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 9 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, एक यहाँ पे चला गया 0, और 8 में से 3 गया 5 3 350.1488 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में मौजूद है, यानी ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद से बना सकते हैं, सिर्फ जोड़ घटाव दिया हुआ है। ठीक है, देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 माइनस √26 माइनस 2 कोष्टक लगा है प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3। बताइए, ये 5वां क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा हमसे। देखा जाए यहाँ पे 5 क्लास का क्वेश्चन पूछा गया है, ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 12 माइनस 26 माइनस, यहाँ से ध्यान दिया जाए, एक्चुअली में हम इधर से सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, ये बार बार लिखने वाली बात काम तो हम लोग कर रहे थे 5 क्लास में, अब यहाँ पे बार बार लिखने वाली काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा 3, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखा जाए 5 3 15 15 2 17, एक ही बार यहाँ पे पहुंच गए। अरे समझ में, यहाँ पे देखा जाए घटाएंगे, सबसे पहले काम करेंगे किसका जी, छोटा कॉस्ट का वाला, तो 3 आ जाएगा। 5 3 15 पहले मल्टीप्लाई का होता है, 5 3 15 15 हो गया, उसके बाद से यहाँ से 15 और 2 कितना हो जाएगा जी 17, अब यहाँ से 26 में से 17 घटा देंगे। ठीक है, तो 6 3 9 आ जाएगा, यानी 12 माइनस 9 कितना आएगा जी आंसर 3। आंसर कितना आएगा जी 3। ठीक है, तो बार बार लिखने वाली काम नहीं करेंगे हम लोग, तुरंत बना लेंगे। ऑप्शन में देखा जाए 3 मौजूद है। ठीक है, देखा जाए इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट से है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन किससे है जी, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई से है। कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज पर 12% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर रेस 994 हो जाती है। निवेश की गई मूल राशि कितनी है, कितनी थी, ध्यान दिया जाए। एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, ये रेट दिया है 12%, कितना दिया है जी, रेट दिया है 12%, वार्षिक ब्याज का टाइम दिया है यहाँ पे 3.5 ईयर्स। ठीक है, टाइम दिया है 3.5 ईयर्स, और कह रहा है यहाँ पे अमाउंट दे दिया है 994 रुपए। ठीक है, अमाउंट 994 रुपए दिया गया है, हमसे पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, पी पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखा जाए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग क्या करेंगे, ये आर इंटू टी निकाल लेंगे। क्या करेंगे जी, आर इंटू टी निकाल लेते हैं। 12 इंटू 3.5, 12 25 60 और 12 23 36 36 6 42%, यानी जो भी ये आया होगा पी का 42% होगा, सॉरी पी का 142%। कितना होगा जी, ये जो आया होगा ये क्या होगा जी, पी का 142% होगा, यानी एक्चुअली में ये पी का 142%। क्यों 142%, तो ये अमाउंट ये किसका है जी, ये आरटी जो निकाल रहे हैं, एक्चुअली में ये आरटी ये ब्याज को दिखाता है, ब्याज 42% हुआ है। ठीक है, तो अमाउंट 100% प्लस 42% होगा, तो 142% होगा, तो 142%। ठीक है, पी का 142%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, इक्वल टू दिया है 994, इक्वल टू कितना दिया है जी 994। अब यहां से हम लोग काटापीटी में चल लेते हैं।
14, 28, 14, 42, 56, 57, 58, 98। देखा जाए 7 बार में एक्चुअली में कट जाएगा, ठीक है। ये 142 से 7 बार में कट जाएगा, 14 7 98, ठीक है, यानी 7 दूना 14 और 14 7 98 99, ठीक है। तो P बराबर कितना आ गया जी 700। P बराबर कितना आ गया 700, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आ रहा है समझ में। जल्दी जल्दी नोट किया जाए। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्या पूछा गया है। देखा जाए मेरे ख्याल से मैथ्स में रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा बहुत आएगा, अगर जिसका वर्ड मीनिंग सही होगा, जो वर्डोलॉजी पे काम किया होगा, वोकैब पे काम किया होगा, वो लोग बाजी मारेंगे इसमें। तो वोकैब पे ज़्यादा काम करना है। ग्रामर का तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग कल देखे थे कि ग्रामर से जो भी क्वेश्चन आए हैं बहुत आसान आए हैं। बस जो भी है वोकैब में है, इसीलिए वोकैब पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क से है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिनों में और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 2 दिनों में एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग समाप्त होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखा जाए ए जो है किसी काम को, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर सकता है जी 10 दिन में, 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, बी कह रहा है 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है दोनों 2 दिन में एक साथ काम किया, ठीक है, 2 दिन तक एक साथ काम किए हैं, लेकिन तो कह रहा है वो 2 दिन तक जो काम हुआ है वो कितना भाग कर दिए हैं टोटल काम का। तो टोटल काम हम लोगों को कुछ पता है नहीं, टोटल काम हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो हम लोग टाइम एंड वर्क में सीखते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी को टोटल वर्क मान लेते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी को क्या कहते हैं जी टोटल वर्क मान लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा जी 20, एलसीएम क्या आ जाएगा 20। ये हो गया हमारा कुल कार्य, क्या होगा जी, ये हमारा हो गया कुल कार्य यानी टोटल वर्क। आया समझ में। नेक्स्ट हमारा देखा जाए, अब इस 10 से इसमें भाग देते हैं, कितने बार में कटेगा जी 2 बार में। ये 2 जो है ये कार्य करने की क्षमता होती है, क्या होती है जी कार्य करने की क्षमता होती है 2, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एक दिन में जो भी ये ए है ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तभी ये 20 काम 10 दिन में कर दे रहा है। आ रहा है समझ में। अगर ये 20 दिन में काम कर रहा है इसका मतलब इसका एफिशिएंसी कितना है जी 1 है, इसके कार्य करने की क्षमता 1 है। मतलब अगर हमारा काम 20 है और 20 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ये एक दिन में 1 भाग काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 भाग काम कर रहा है। तो दोनों कितने दिन तक काम किए हैं जी, दोनों ए प्लस बी एक्चुअली में काम किए हैं कितने दिन तक, 2 दिन तक काम किए हैं। तो ये एक दिन में कितने कर देते हैं, 2 1 3 भाग काम कर देते हैं, 2 1 3 कर देते हैं। तो ध्यान देना है 2 दिन में कितने करेंगे, 2 दिन में 3 दूना 6 करेंगे, और कितना भाग हुआ है तो 20 से भाग दे देंगे, ठीक है। टोटल काम 20 है तो इतना भाग, ठीक है। तो 2 से घटा लेते हैं 10 बार में, यानी 3/10वां भाग, 3/10वां भाग ये लोग क्या कर दिए 2 दिन में काम कर दिए हैं, ठीक है। 3/10वां भाग ये लोग 2 दिन में काम कर दिए हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात, ध्यान दिया जाए 2 घन है, घन मतलब समझ में आता होगा, घन का मतलब वैसा क्यूबॉइड जिसका सभी साइड क्या हो जी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर हो, ठीक है। वैसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो, ठीक है। तो घन का मतलब समझ में आ रहा होगा, 3D फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि घन का यहाँ पे आयतनों का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात, तो आयतन V1:V2 मान लेते हैं, ठीक है। आयतन क्या मान लेते हैं जी V1:V2। तो यहां से ध्यान देंगे इसका अनुपात दिया है कितना जी 27:64, 27 कितना दिया है जी 64। अब कह रहा है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, जबकि इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है, हम लोग को पता है ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने नहीं जाएंगे,
वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने नहीं जाएंगे। देखा जाए ये वॉल्यूम जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो क्यूब ऑफ द साइड। क्या होता है जी, किसी भी घन का वॉल्यूम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसके साइड पे डिपेंड करता है, क्यूब ऑफ द साइड, साइड के क्यूब पे। तो जाहिर सी बात है साइड का क्यूब ही आया होगा रेशियो। जो फॉर्मूला हो 6 जो भी इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है, ए क्यू तो ये ए क्यू ही तो है, ये क्या है जी एक्चुअली में ए क्यू ही तो है। अब अगर इसका हम लोग क्यूब रूट निकाल दे, क्या निकाल दे जी, क्यूब रूट, तो बताइए ए वन इज टू ए टू आ जाएगा कि नहीं, A1:2 मतलब इसका साइड का रेशियो कितना है 3:4। अब साइड का रेशियो आ गया। अब ध्यान देना है इसके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, इसके स्क्वायर पे, साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, क्योंकि 6a² होता है, तो दोनों में 6 तो कट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। हम लोग जो भी कांस्टेंट होता है जब रेशियो में कभी भी निकालते हैं, इस बात को अभी याद कर लेना है, जब भी रेशियो में निकालते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कटने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखते हैं, सिर्फ जो इसका जो वेरिएबल वैल्यू है बस उसी को रखते हैं। अरे समझ में, तो यहाँ पे अगर 3:4 है तो जाहिर सी बात है इसी पे डिपेंड करना है, इसका स्क्वायर होगा। तो इनका जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा S1:S2 वो इनका स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। आंसर क्या होगा जी 9:16, 9:16। अरे समझ में, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से, बहुत ही बढ़िया देखा जाए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग 9th-10th में पढ़ा इस तरह का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में। कह रहा है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया और इसके लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। लाल फेस कार्ड, ध्यान देना है, क्या निकालना है जी, लाल फेस कार्ड। अब ये लाल फेस कार्ड कितने होते हैं हम लोग को पता होना चाहिए। तो देखा जाए टोटल फेस कार्ड एक्चुअली में 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। और हम लोग को पता है कि कार्ड 2 ही तरह के होते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो हम लोग को पता है कि टोटल क्या 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। तो जब टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं जी 12, लेकिन सिर्फ लाल की बात कर रहा है, ये फेस कार्ड हो गया। ठीक है, फेस कार्ड 12 होते हैं तो सिर्फ लाल कितने होंगे जी 6 होंगे। लाल कितने होंगे 6, है ना, लाल मतलब लाल फेस कार्ड। ठीक है, लाल फेस कार्ड कितने होंगे जी 6 होंगे। तो 6 और बट्टा कितना होगा टोटल वो, और बटा टोटल कितना है, ताश के गड्डी में कितना होता है जी 52 होते हैं। वो 52 नहीं भी लिखा रहता तो भी हम अपने मन से यहाँ पे 52 लगाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसे ही लिखा रहता है कि ताश के गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है तो लाल फेस कार्ड होने की प्रायिकता क्या है, तो भी हम लोग क्या करेंगे जी यही करेंगे, ताश के गड्डी में 52 पत्ते ही माने जाते हैं। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ये काटापीटी में चलेंगे, 2 से 2 3 6 और 2 से 26 यानी 3/26। कितना आ जाएगा जी 3/26। आ रहा है समझ में। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाँ यही तक बस मैथ में इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी मैथ से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान देना है, 7 क्वेश्चन था जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के, यहां से 8 क्वेश्चन है मैथ से। ठीक है, 20 क्वेश्चन है इंग्लिश से, और बचा हुआ अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, बचा हुआ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग से, मतलब रीजनिंग पे फोकस करना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। देखा जाए हम लोग रीजनिंग का भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग को काहे छोड़ दे, आइए देखा जाए। देखा जाए हम लोग अब देखने जा रहे हैं रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, मतलब ऑड वाला चूज न करना है। ठीक है, जो ऑड हो, जो अलग हो। और ये ऑप्शन देखते हैं, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं कौन ऑड है ये चूज करना है। ठीक है, 125 बी नंबर है, 789 सी नंबर है, 236 और डी नंबर है 347। डी नंबर क्या है जी 347। अब इसमें से ऑड चूज करना है, ऑड चूज करना है। ध्यान देना है कि मतलब कौन अलग है, कौन सबसे क्या है जी अलग है। देखा था यहां से एक्चुअली में 125
ये एक कंपोजिट नंबर है, 789 भी कंपोजिट नंबर है, 326 भी 236 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन 347 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, सभी किसी ना किसी से कट रहा है। देखा जाए, ये 5 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, सॉरी नहीं ये कटेगा, 8 7 15 3 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, लेकिन ये किसी से नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य संख्या है, इस बात को ध्यान है। यानी ये क्या है जी, ऑड नंबर यहाँ पे। देखा जाए, बहुत ही आसान ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखा जाए, एक और क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित सब चूज करना है। ठीक है, देखा जाए, लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है कि मछली जिस तरह से सल्क से रिलेटेड है, वैसे ही भालू किससे रिलेटेड होगा, भालू किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, और यहां पे हम लोग को लिखना है ऑप्शन। देखा जाए, ऑप्शन कह रहा है ए नंबर पंख, बी नंबर पत्ते, सी नंबर लोम चर्म, और डी नंबर त्वचा। देखा जाए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मछली सल्क, ये मछली पहले सल्क क्या है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो मछली का जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है, मछली का जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग सल्क कहते हैं। ठीक है, मछली के बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं जी, सल्क कहते हैं। वैसे ही भालू के बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पंख कभी कहेंगे जी, कभी नहीं, पत्ते कभी नहीं। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, लोम चर्म या फिर त्वचा। तो ध्यान देना है, भालू के बाहर वाले पार्ट को लोम चर्म कहते हैं। ठीक है, भालू के बाहर वाले पार्ट को क्या कहते हैं जी, लोम चर्म कहते हैं। आ रहा है समझ में, तो ये याद कर लेना है डायरेक्टली। देखा जाए, इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू भाई हैं। देखा जाए, पी एंड क्यू ये क्या है जी, भाई हैं। ठीक है, आर और एस बहने हैं, आर एंड एस ये क्या है जी, बहने हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। देखा जाए, पी का पुत्र, पी का पुत्र, पुत्र को नीचे लिखते हैं, पी का पुत्र जो है, पी का जो भी यहाँ पे पुत्र है वो एस का भाई है। क्या है जी, एस का भाई है। पी का जो पुत्र है वो एस का क्या है जी, भाई है। इधर क्या, क्यू का आर से क्या संबंध है, पूछ रहा है कि क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है, पी का कोई बेटा होगा, ठीक है, और पी का बेटा एस का भाई है। अब एस का भाई, इसका मतलब एस तो यहाँ पे लड़की है, और एस और आर भी लड़की है, एस की बहन है आर। ठीक है, क्या है जी, एस की बहन है आर। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्यू जो है वो आर से किस तरह संबंध है, क्यू, जबकि क्यू और पी क्या है जी, क्यू और पी क्या है जी, भाई हैं। तो जब ये इसका पापा होंगे तो ये भाई, सॉरी इसका भी पापा होंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये आर और एस, तो ये क्या होंगे जी, अगर भाई हैं तो चाचा, क्या होंगे, चाचा। आर और क्यू में किसका संबंध है जी, चाचा का। ठीक है, आंसर क्या होगा, चाचा। आ रहा है समझ में। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है रीजनिंग से, रीजनिंग का 4 नंबर क्वेश्चन। रीजनिंग का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रतीकों को किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है। देखा जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो खुद से बना सकते हैं आप लोग, और इसमें कोई उपाय नहीं होता, बस ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, देखा जाए, स्टार के स्थान पे क्या होगा, 25 स्टार, 2 स्टार, 6 इज इक्वल टू 4 स्टार, 11 स्टार, 0। ठीक है, अब देखा जाए, अब इस स्टार के जगह पे क्या क्या रख सकते हैं, ऑप्शन में दिया है इंटू, माइनस, इंटू, प्लस। बी नंबर ऑप्शन दिया है प्लस, माइनस, इंटू, प्लस। सी नंबर ऑप्शन दिया है प्लस, सॉरी इंटू, प्लस, इंटू, माइनस। डी नंबर जो ऑप्शन दिया है, देखा जाए, डी नंबर कह रहा है इंटू, प्लस, प्लस और इंटू। क्लियरली यहां से दिख रहा है
हम लोग ऑप्शन बारी बारी रख लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई उपाय नहीं होता, इसमें क्या करते हैं हम लोग ऑप्शन बारी बारी से रख लेते हैं। यहाँ पे अगर इंटू रखते हैं तो 25 दूना 50 -6, 50 में से 6 हो गया, कितना हो जाएगा जी, 50 में 6 हो गया 44, यानी इधर वाला पोर्शन आ रहा है 44, ये 2 रखने पे, तो ये वाला 2 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पे रखेंगे, देखा जाए 11 चौका 44, पहले इंटू है फिर प्लस है, ये भी 44 आ रहा है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन पुट करके देखते हैं, इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं होता है। आइए आइए हम लोग देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी मैथ्स बोल रहा है, रीजनिंग कह रहा है यदि टिम्बर को एक कूट भाषा में बर्मिट लिखा जाए, देखा जाए टिम्बर को क्या लिखा है, TIMBER, टिम्बर को लिख दिया है बर्मिट, बताइए क्लियरली दिख रहा है कि आंसर क्या होगा, है ना, बर्मिट लिखा जाए तो कह रहा है बेंटर को क्या लिखा जाएगा, BANTER, मतलब कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कह रहा है टिम्बर को बर्मिट लिखा गया है, पहले बर और फिर मिट, पहले बर और फिर मिट, तो क्या लिखेंगे, पहले टर और क्या लिखेंगे, पहले यहां से लिखेंगे टर और नट नब, क्या लिखेंगे, टर्नब, हो गया आंसर, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 6 नंबर, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी रीजनिंग पढ़े होंगे आसानी से बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखा जाए नेक्स्ट का रहा है 5 वर्ष पूर्व, नेक्स्ट देखा जाए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी, ये एक्चुअली में हम लोग पढ़ते हैं मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन ये रीजनिंग वाले सेशन में दिया हुआ है, रीजनिंग में भी होता है, लेकिन एक्चुअली में ये मैथ में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखा जाए 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु, अशोक की माँ है तो माँ के लिए मदर लिख रहा है, अशोक के लिए ए लिख रहा है, ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी, अशोक से 3 गुनी मतलब मम्मी की 3 है और अशोक का 1 है, ये कब की बात है बबुआ, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है, ये कब की बात है बबुआ, तो 5 वर्ष पहले की बात है कि अगर अशोक 1 साल का होता तो मम्मी 3 साल की होती। अब ऐसे कभी होगा जी, ऐसे सोचना नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, रेशियो मान रहे हैं, ठीक है, तो रेशियो में कट पीट क्या आया होगा, अरे समझ में, मतलब 10 साल का होंगे तो 30 साल की हो सकती है, अरे समझ में, तो एक्चुअली में रेशियो का है, तो ऐसे नहीं लेना है कि ये 1 साल की, लेकिन हम लोग कहते हैं, ठीक है, 5 वर्ष पहले अशोक अगर 1 साल का होता, अगर 1 साल का होता तो मम्मी 3 साल की होती, ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दुगुनी बड़ी होगी, और 5 वर्ष बाद की कह रहा है, कब जी, 5 वर्ष बाद अशोक अब 1 साल का होगा तो मम्मी 2 साल की होगी, ठीक है, मतलब दोगुनी हो जाएंगी। अब बताओ 5 वर्ष पहले मम्मी 3 साल की थी, 5 वर्ष बाद 2 साल को नहीं, घट रही है क्या, मम्मी का एज घट रहा है ना, और बबुआ का एज उतना ही है, ये कैसे हो सकता है ना। आज अशोक की आयु क्या है, प्रेजेंट आयु निकालना है, ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या निकालना है जी, प्रेजेंट एज निकालना है। क्लियर बात है कि कभी भी अगर ये रेशियो अगर यहाँ पे सॉरी ये क्या है जी, रेशियो बड़ा है तो उससे भी बड़ा यहाँ पे रेशियो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इस रेशियो को हमेशा हम लोग ये डिफरेंस, क्योंकि 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद का डिफरेंस कितना है जी, डिफरेंस याद आना चाहिए, ठीक, डिफरेंस बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पहले बाद होगा तो प्लस करेंगे, बाद होगा तो माइनस करेंगे, पहले होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे पहले बाद है 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, यानी अभी से 5 वर्ष पहले, अभी से 5 साल बाद, 10 साल हुआ ना, 5 साल 10 साल का गैपिंग है, तो 10 साल का गैपिंग, दोनों के एज में गैपिंग भी तो बराबर का ही आया होगा ना, क्योंकि गैपिंग तो एकदम कांस्टेंट है 10 साल का, तो एज में गैपिंग तो बराबर आया है, लेकिन यहाँ पे इसका 1 ही है, यहाँ बाद में भी 1 ही है, यहाँ पे इसका 3 है, यहाँ पे 2, इसमें तो अंतर आया है लेकिन इसमें घट गया है, ये कैसे हो सकता है, घटेगा नहीं बढ़ेगा। इस चीज को बराबर करने के लिए इन दोनों में जो अंतर होता है, इन दोनों में जो अंतर होता है उससे हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले रेशियो में, तो अंतर कितने का है जी, 2 से, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो में उसी चीज से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अरे समझ में, तो बराबर करने का तरीका है कि इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अरे समझ में। और इन दोनों के जो अंतर होता है उसको ऊपर से, तो इन दोनों में तो 1 ही का अंतर था, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी अब इसका रेशियो 1:3 है, तो ये 2:2 कितना हो गया जी, 4 हो गया, 2:4 हो गया। अब देखा जाए, अब यहाँ पे अंतर सेम का होगा, 1 से 2 साल हो गई, ये हो गया, और ये 3 से 4 साल की हो गई, ऐसा मतलब अंतर 1 का आ रहा है। एक्चुअली में क्या है जी, 10 साल का अंतर है, लेकिन हमारे अनुसार कितना आया है जी, 1 ही आ रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर
ये 1 यूनिट बराबर कितना दिया गया है जी? 10 साल। क्या पूछ रहा है? 1 यूनिट बराबर 10 साल। 10 साल आया है। अशोक की आयु क्या होगी? अशोक की आयु पूछ रहा है। अशोक की आयु 5 साल पहले निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट बराबर 10 साल। 1 यूनिट बराबर 10 साल, तो वर्तमान आयु कितना होगा? वर्तमान पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट यही ना है जी। तो 5 साल पहले अशोक 10 साल का था, 5 साल पहले अशोक 10 साल का था, तो अभी कितने साल का होगा? तो 10 + 5 साल, 15 साल का होगा ना प्रेजेंट आयु। ये वर्तमान आयु, यानी अशोक का आयु पूछा जा रहा है, कितना होगा जी? 15 साल। अशोक का आयु कितना होगा जी? 15 साल। आया समझ में? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, याद रखना है, एकदम छोटे में बन जाएगा। अगर इसको हम लोग समझाना नहीं होता तो बस ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का सवाल है, ठीक है? 10 से 15 सेकंड का सवाल है, बस फॉर्मेट लिखने आना चाहिए। देखा जाए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन। आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? देखा जाए, बीते कल, ठीक है, कह रहा है बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। बीते कल यानी कल जो बीता है, आज अभी है, कल बीता है, उसके पहले रविवार, उसके पहले क्या है जी? रविवार, ठीक है। तो रविवार और उसके पहले रविवार था, तो सोमवार, और आज क्या होगा जी? मंगलवार। आज क्या होगा? यानी आज का दिन क्या होगा? ध्यान दिया जाए, मंगलवार। कैसे निकाले? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना एक बार फिर से। कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन, जो कल बीता है उसके पहले वाला दिन रविवार था, तो कल वाला दिन कौन सा होगा? सोमवार। और आज क्या होगा जी? मंगलवार। आज क्या होगा हमारा? आज का निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगलवार, क्योंकि आज से हम लोग आगे बनाएंगे। अब देखा जाए तो आने वाले कल से, आने वाला जो कल है टुमारो, ठीक है, आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा होगा? देखा जाए, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाला कल से, ठीक है, आने वाला कल क्या होगा जी? बुधवार, ठीक है, बुधवार। अब कह रहा है उसके अगले दिन +1 से तीसरे दिन, ठीक है, तो से तीसरे दिन कौन सा होगा? तो +3। से तीसरे दिन कौन सा होगा जी? से +3 यानी +4। ध्यान देना है यहाँ से। एक्चुअली में हम लोग ऐसे ही गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग रीजनिंग नहीं पढ़े हैं वो लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो ऐसे इसको काउंट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुधवार से अगले दिन एक दिन गुरुवार, ठीक है, और गुरुवार से फिर अगले 3 दिन, गुरुवार का अगला 3 दिन देखा जाए, गुरुवार से तीसरा दिन, तो तीसरा दिन का मतलब उसी को गुरुवार को भी पहला लेंगे, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी आंसर क्या आएगा जी? शनिवार, ठीक है। ये +3 नहीं करते, एक्चुअली में इस गुरुवार को लेते पहला दिन, क्योंकि इससे तीसरा, तो पहला इसी को लेते हैं ना, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे आता, तो ये क्या था जी? गुरुवार, शुक्रवार, और ये क्या आ जाएगा जी? शनिवार, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा जी? शनिवार, ठीक है। ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन में मौजूद है शनिवार। नहीं, एक मिनट, नहीं, ध्यान देना है, 1 मिनट फिर से एक बार। आंसर शनिवार नहीं है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आज मंगलवार है, ठीक है, एकदम सही है। आने वाले कल से अगले दिन से, अच्छा, आने वाला कल बुधवार के अगले दिन से तीसरा दिन 1, 2 और 3 लेंगे, ठीक है, 1, 2 और 3 लेंगे, आने वाला कल ये हो गया, और फिर से तीसरा दिन 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। यानी आने वाला कल क्या है? बुध, बेफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी क्या हो जाएगा जी? ये रविवार, ठीक है, क्या हो जाएगा जी? रविवार। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन आया है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लता पूर्व की ओर 30 मीटर दौड़ी
अब देखा जाए जब भी ये क्या है जी, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग ऐसा एक फॉर्मेट बना लेंगे और ये हम लोग को पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है, और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। इस बात को याद कर लेना है। डायरेक्शन में हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए बस ये लाइन जरूर खींचना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, अब यहां पे क्या करना है जी, अब कह रहा है कि लता पूर्व की ओर 30 मीटर दौड़ी, पूरब की ओर, पूरब इधर है, इधर हम लोग दौड़ा देते हैं इसको 30 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, हम 30 मीटर दौड़ा दिए इधर, मान लेते हैं कि यहां तक पहुंची 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर दौड़ी, फिर बाएं मुड़कर, अब देखा जाए इधर दौड़ रही है इधर, तो इसकी बाएं क्या होगा, जिसका बाएं ऊपर की ओर होगा, नॉर्थ की ओर, बाएं मुड़कर 15 मीटर फिर दौड़ी, ठीक है। बाएं मुड़कर कितना दौड़ी जी, बाएं मुड़कर कह रहा है कि 15 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चली, और फिर यहां से दाएं किधर होगा, फिर से एक बार डायरेक्शन वाला बनाते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन वाला डायग्राम फिर से है, ध्यान देना क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लता पूरब की ओर 30 मीटर दौड़ी, कितना जी, लता पूरब की ओर 30 मीटर दौड़ी, फिर बाएं मुड़कर 15 मिनट, फिर बाएं, यहां से बाएं इसका क्या होगा जी, ऊपर होगा, और 15 मीटर दौड़ी, कितना जी, 15 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर, फिर दाएं मुड़ी, दाएं इसका किधर होगा जी, इधर होगा, और दाएं मुड़कर 10 मीटर चली, कितना जी, 10 मीटर चली, और फिर दाएं मुड़कर, और फिर से दाएं मुड़ गई तो इधर, और फिर से दाएं मुड़कर 15 चली है, कितना जी, ये 15 है तो ये भी 15 यहां तक आ गई होगी, 15 चली है। तो पूछ रहा है अब कि लता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, लता प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है और रुकी यहाँ पे है, तो 30 मीटर ये हो गया, और ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, यानी टोटल कितना चली है जी, 40 मीटर। लता जो है प्रारंभिक दूरी से 40 मीटर दूर है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखा जाए। नेक्स्ट जो इसका 9 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख गाजर, खाद्य और वनस्पति के बीच संबंध को दर्शाता है। देखा जाए क्या क्या है जी, गाजर है, खाद्य है और वनस्पति है, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा ही को दिखाता है, ए नंबर है, बी नंबर है, वेन डायग्राम जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में आएगा, सी नंबर जो है, सी नंबर ऐसे है, डी नंबर जो है इस तरह का है। देखा जाए ये कौन सा सही है, तो क्लियरली दिख रहा है कि गाजर एक तरह का खाद्य पदार्थ है और खाद्य पदार्थ वनस्पति होते हैं। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं जी, वनस्पति होते हैं, यानी सभी गाजर, जितने भी गाजर हैं सभी को खाते हैं तो खाद्य पदार्थ हुआ, और सभी खाद्य पदार्थ वनस्पति होते हैं तो क्या होगा जी, देखा जाए ये हो गया गाजर का, सभी गाजर खाद्य पदार्थ हैं, सभी गाजर खाद्य पदार्थ हैं और सभी खाद्य पदार्थ वनस्पति है, इसीलिए इसके अंदर है। यानी सही कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए। सही कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए। यानी देखा जाए सभी गाजर, जो गाजर होते हैं खाद्य पदार्थ होते हैं, ये गाजर हो गया, ये खाद्य पदार्थ हो गया, ठीक है, और ये सभी क्या हो जी, और ये सभी टोटल वनस्पति होते हैं, यानी कौन सा आएगा, ए। आई देखा जाए 25 नंबर 10 नंबर जो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाए, देखा जाए ये बेवकूफ बना रहा है। कह रहा है एक ट्रेन में सदैव होता है कह रहा है एक ट्रेन में सदैव होता है, ऑप्शन ए कह रहा है इंजन, ऑप्शन बी स्टेशन, अब बताओ, ऑप्शन सी डिब्बा, ऑप्शन डी एसी कोच। क्या बात है, एसी कोच। अब बताओ, कह रहा है कि एक ट्रेन में हमेशा इनमें से कौन सा होता है जो हमेशा होना चाहिए, तो देखा जाए स्टेशन, ट्रेन में स्टेशन कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ट्रेन में डिब्बा हो सकता है, एसी कोच हो सकता है, लेकिन हमेशा की बात कर रहा है, तो क्या कभी कभी ऐसे होता है सिर्फ इंजन ही जाता है तो भी तो उसको ट्रेन बोलेंगे, डिब्बा नहीं होता, और एसी कोच तो सिर्फ एसी वाले में होते हैं, या फिर जो जनरल जो पैसेंजर होते हैं उसमें तो एसी कोच होता नहीं है, यानी हमेशा इंजन एकदम क्या होगा जी, कंपलसरी है।
तो जस्ट बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन हो गई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ट्रेन में हमेशा क्या होता है जी, इंजन होगा, इंजन के बिना उसको ट्रेन कहेंगे नहीं। निम्न में से विजातीय ज्ञात करना है, विजातीय ज्ञात करना, और यहाँ पे फोटो दिया गया, फोटो में बता रहे हैं क्या क्या दिया गया है। एक दिया गया पहला जो ऑप्शन ए है, ये एक सर्प का क्वेश्चन दिया गया, सर्प है, ठीक है, सांप है, सर्प यानी सांप है। बी नंबर जो है ये फोटो दिया गया है मगरमच्छ का, किसका जी, बी नंबर मगरमच्छ का। और सी नंबर जो फोटो दिया गया है ये छिपकली का। और डी नंबर जो दिया गया फोटो ये चमगादड़ का। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि कौन इसमें से अलग है जी, चमगादड़ अलग है। ये सभी क्या है जी, सभी सरीसृप में आते हैं, ठीक है, ये सभी सरीसृप में आते हैं। चमगादड़ क्या है जी, इसमें नहीं आता है, ठीक है। या फिर एक और कह सकते हैं ये सभी अंडे बच्चे देते हैं, जबकि चमगादड़ अपने बच्चा देता है और उसके साथ साथ दूध पिलाता है, इसमें किसी के पास दूध नहीं होता है। अरे समझ में, तो क्या जी चमगादड़ यहाँ से अलग है। एक और बात, ये उड़ता है, बाकी कोई नहीं उड़ता है, ठीक है, बहुत तरीकों से ये अलग है, तो इसको याद रखना है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं, सॉरी 26 लिखे, 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड और पी एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। देखा जाए एक गोलाकार मेज है और इसमें बैठे हैं एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड और पी, कौन कौन बैठे हैं जी, एक्स वाई जेड एंड पी, ये चारों बैठे हैं। लेकिन कहाँ कहाँ पे बैठे हैं पता नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि और अपने व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, व्यापार की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे जरूर नहीं कि ऐसे ही बैठे हैं कि सामने सामने बैठे हैं, इसमें लिखेगा तभी बताएंगे। कह रहा है अपने अपने व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है एक्स बावर्ची के विपरीत बैठा है, एक्स जो है वो बावर्ची के विपरीत बैठा है, तो एक्स कहीं पे भी हो सकता है, एक्स तो कहीं पे भी हो सकता है। अब कह रहा है वाई नाई के दाईं ओर बैठा है, वाई कहीं पे भी हो सकता है, फिर कहाँ पर रखा जाए। धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है, धोबी कौन है, दर्जी कौन है, पता ही नहीं है। कह रहा है पी जेड के विपरीत बैठा है, एक मिल गया हमको कि पी जेड के विपरीत बैठा है। अगर पी यहाँ पे होगा तो जेड यहाँ पे होगा, पी अगर यहाँ पे होता है तो जेड यहाँ पे होता है, पी अगर यहाँ पे होता है तो जेड यहाँ पे होता है, और अगर पी यहाँ पे होगा तो जेड यहाँ पे होगा। इतना तो मिल गया हम लोग को, ठीक है, कि ये एक दूसरे के उल्टा है। अब ध्यान देना है, पी जेड के विपरीत बैठा है, ये पता चल गया। अब कह रहा है एक्स बावर्ची के विपरीत बैठा है, एक्स जो है, एक्स क्या जी, बावर्ची के विपरीत बैठा है, तो एक्स कहां पे होगा अब, यानी इसका मतलब यह है कि एक्स बावर्ची है नहीं, ठीक है, एक्स क्या है जी, बावर्ची है नहीं, बावर्ची कोई दूसरा होगा, एक्स बावर्ची नहीं है, एक्स बावर्ची नहीं है। वाई नाई के दाईं ओर बैठा है, वाई नाई की। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या कह रहा है जी, एक्स बावर्ची के विपरीत बैठा है। एक और बहुत अच्छी बात है कि एक्स बावर्ची के विपरीत जब पी जेड के विपरीत है, जब पी जेड के विपरीत है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो वाई के विपरीत है। क्लियरली पता चल गया, एक्स वाई के विपरीत है, ठीक है। अब एक्स वाई के विपरीत है, अब ये एक्स यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। दाएं बाएं का ध्यान देना है अब, ठीक है, अब दाएं बाएं का ध्यान देना है, ठीक है, दाएं बाएं का देखा जाए। अब यहां पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक्स बावर्ची के विपरीत बैठा है, मतलब वाई क्या है जी, यहां पे बावर्ची है, वाई क्या है, बावर्ची। कह रहा है एक्स बावर्ची के विपरीत बैठा है, वाई नाई के दाईं ओर बैठा है, वाई जो है, वाई जो है, वाई अगर इसको मानते हैं नाई के दाईं ओर, नाई के दाईं ओर बैठा है, नाई के दाईं ओर मतलब इसके दाईं ओर है, इसके दाईं ओर। अगर पी यहाँ पे मानते हैं तो जेड के दाईं ओर, तो जेड को हम लोग बना लेते हैं नाई, जेड को क्या बनाते हैं जी, नाई। एक और बात है, धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है, धोबी दर्जी के, धोबी दर्जी के बाएं, धोबी दर्जी के बाएं, दर्जी के बाएं, दर्जी के बाएं, धोबी, ये है धोबी,
और ये है दर्जी। इसी के ना बाएं बैठा है, इधर मुंह करके बैठेगा हमेशा, एक तरफ मुंह करके बैठेगा सब, ठीक है, अंदर की तरफ। तो दर्जी के बाएं होगा कौन सा जी, ये वाला धोबी। तो धोबी दर्जी के बाईं ओर बैठा है। यानी अब यहाँ से अगर हम लोग कहें तो इसको P माने हैं, इसको Z माने हैं, और इसको X माने हैं, और इसको Y माने हैं। यही ना माने हैं जी हम, ठीक है, यही माने हैं। अब कह रहा है, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कि X और Y क्या व्यापार करते हैं। X और Y क्या व्यापार करते हैं, X और Y क्या व्यापार करते हैं, ठीक है, X और Y क्या व्यापार करते हैं। तो दर्जी और बावर्ची, दर्जी और बावर्ची, दर्जी और बावर्ची ऑप्शन में है, ठीक है, दर्जी और बावर्ची। आ रहा समझ में, दर्जी और बावर्ची, X और Y का पूछ रहा है तो दर्जी और बावर्ची। तो इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट को बनाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो ये टाइम लगने वाला क्वेश्चन होता है हमेशा, बहुत जल्दी नहीं बना सकते इसको। तो इसी सब क्वेश्चन के लिए हम लोग को टाइम बचाना है, बाकी सबको 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में बना के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट एक डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है। कितना नंबर था, 12 नंबर, इसका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 ही क्वेश्चन था ना, 13 कहाँ से हो गया, 13 होगा तो 14 15 दो और क्वेश्चन कहाँ तक था पता, हाँ ठीक है 15 तक और 30 तक, हाँ 15 क्वेश्चन है, ठीक है 15 इससे, यानी 13 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। तेईस है, 20 है, 9 है, 8 है, 7 है, व्हाट। ऑप्शन नंबर ए है 19, बी है 22, सी है 26 और डी है 28। देखा जाए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें एक एक बढ़ाया गया, 7 1 8, 8 1 9, इधर वाले में 3 3 बढ़ाया गया, 20 3 23, 23 3 26 ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 29 नंबर, 29 नंबर वेन डायग्राम से क्वेश्चन, सॉरी ये प्रश्न आकृति दी गई है। ये प्रश्न आकृति क्या क्या दी गई है देखा जाए, इसको रीड करना है। ये स्टार बनाया गया है, 3 स्टार है। ये 4 हैज है, ठीक है। अब उत्तर आकृति में बनाया गया है। उत्तर आकृति देखा जाए, ये हमारा है प्रश्न आकृति, ठीक है, ये प्रश्न आकृति आंसर आकृति में दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरह का बनाया गया है। अगले में चार गो हैज दिया गया है, और अगला तीन गो स्टार। ये बी है, ये सी है और ये डी है। देखा जाए क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक बढ़ाया है, 2 इसमें अलग चीज़ से, इसमें 3, इसमें 4, तो 5 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बीच में जो 5 अलग चीज़ देंगी वो क्या होगा जी, वही ऑप्शन होगा। बहुत आसान है। इसमें देखा जाए एक और आकृति से दिया गया है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है।
30 नंबर प्रश्नाकृति देखा जाए। यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है। उत्तर आकृति में 4 बनाए गए हैं। ये ए है, बी नंबर ऑप्शन है, ये बी है, सी नंबर ऑप्शन है, और डी नंबर ऑप्शन है। क्लियरली दिख रहा है कि ए नंबर सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी, ए को ले जाकर लगाएंगे तब जाके ये पूरा कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से पूरा एक सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश का अलग देखा था सेपरेट, और आज जिसमें से 7 जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद से जो क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन मैथ से था, और बाकी 15 क्वेश्चन टोटल रीजनिंग से है। ठीक है, 15 क्वेश्चन टोटल क्या है जी, रीजनिंग से है, और बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। तो आशा है आप लोग जरूर बना लीजिएगा, मेहनत करते रहिए, साथ साथ में थोड़ा सा मेहनत मेरे लिए भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और शेयर करना जरूर ना भूलें, शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम लोग देखेंगे अगला सेट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन।